हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित भाटी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी करंट की दूसरी क्लास है। हम लोगों ने एक तरीका अपनाया दूसरा कि करंट को स्टैटिक जीके के साथ जोड़ा है। जैसे कि मान के चीज़ें मैंने आपको टॉपिक कराए थे थोड़े से। अब जो हमारा आज का टॉपिक है करंट का, अब से पहले लगभग मैंने आपको बहुत छोटी सी करंट की क्लास दी थी, उसमें एक मिसप्रिंट हो गई थी। उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, मुझसे गलती हो गई थी छोटी बोलते समय कि नीति आयोग की स्थापना 2019, जबकि माफ़ी चाहूँगा आपसे हाथ जोड़ के फिर दोबारा से, उसकी स्थापना 2015 थी। आज इसी तरीके से आपको एक करंट प्लस स्टैटिक जीके दोनों एक साथ जोड़ देते हैं। क्वेश्चन आता है भारत के महान्यायवादी कौन है, और करंट का सवाल अगर आपसे पूछे तो करंट के सवाल में आपने निकाल दिया कि आंसर है के वेणुगोपाल। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर ये होते कौन है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में साफ साफ कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी कि भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 में कहा गया है, और यह ध्यान रखना, भारत के महान्यायवादी पर कभी भी महाभियोग नहीं लगता है। इसकी खास बात यही होती है, महाभियोग की धारणा अमेरिका से ली गई थी और राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता, राष्ट्रपति से नियुक्त करता है, लेकिन इस पर फिर भी इस महाभियोग नहीं लगता है। इसे यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इसे स्वेच्छा से हटा सकता है, लेकिन इस पर महाभियोग नहीं लग सकता। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष या राष्ट्रपति की मर्जी तक। और वर्तमान समय में जो हमारे महान्यायवादी जी हैं वो के वेणुगोपाल हैं। देखो, एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। दूसरी बात ये, भारत के महान्यायवादी को दूसरे तौर पे आप कानूनी सलाहकार भी कह सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, ये भारत के किसी भी न्यायालय क्षेत्र में जा सकते हैं, संसद में जा सकते हैं, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बशर्ते संसद में जाकर अगर मतदान हो रहा है तो ये वोट नहीं डाल सकते, यानी कि अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, बाकी अगर कोई टॉपिक मुझसे रह गया तो इस संविधान में कराया जाएगा। यह भी एक स्टैटिक रूप में दिखाया जा रहा है, यानी कि हर चीज़ से आपको एक एक दो चीज़ से फालतू अवगत कराया जाए। दूसरा क्वेश्चन, कैग कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पद भारतीय संविधान का सबसे प्राचीन पद है और यह पद अंग्रेजों के ज़माने से, यानी कि सन 1860 से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान से चला आ रहा है। अब आपसे पूछेगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक यह साफ साफ कहा गया है, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन्हें 3 तरीके से हटाया जा सकता है। पहली बात ये, या तो ये मर जाएं, या दूसरा बात ये त्याग पत्र दे दें, या तीसरा महाभियोग लगाकर। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, आखिर इनका काम क्या होता है। काम मैं आपको बता दूं, कैग का काम होता है घोटालों की जांच करना, बड़े बड़े घोटालों की जांच करना, जैसे कि कोयला घोटाला, जैसे कि चारा घोटाला, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बड़े बड़े घोटालों की जो जांच करता है वो कैग करता है। इसके साथ एक समिति होती है, संसद की लोक लेखा समिति। यह सवाल आपसे पूछ सकता है कि कैग का परम मित्र के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसके लोक लेखा समिति, संसद की एक समिति होती है लोक लेखा समिति, जिस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ये मिलकर कैग के साथ काम करते हैं और ये घोटालों की जांच करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर आपको बता दूं, घोटालों की जांच कैग करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 148 से लेकर 151 तक इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे प्राचीनतम पद है, 1860 लॉर्ड कैनिंग के काल से चला आ रहा है। वर्तमान समय में राजीव महर्षि जी हैं, लोक लेखा समिति के साथ मिलकर काम करता है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, एसबीआई अध्यक्ष के बारे में अगर बात करूं तो एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार जी हैं। अगर हम बैंक पढ़ रहे हैं एसबीआई, तो एसबीआई के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। 1806, 1840, 1843 इनमें 3 बैंक एक साथ बनते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता। इन तीनों ही बैंकों को एक साथ कर लिया जाता है और 1921 में इन्हें इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है। मेरी बात फिर दोबारा से समझ लीजिए, रटना नहीं है किसी भी चीज को।
एसबीआई बैंक का अध्यक्ष पूछता हो तो हमारी एक लाइन में बात खत्म हो जाती है कि रजनीश कुमार जी हैं। लेकिन अगर वो ये पूछने लगे कि एसबीआई के बारे में आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता हो, सबसे ज्यादा किसकी है? एसबीआई बैंक की। सार्वजनिक क्षेत्र का, हिंदुस्तान का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर बैंक है तो वो एसबीआई बैंक है। दूसरी बात, 3 बैंक बने थे 1806, 1840, 1843, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता। इन तीनों बैंकों को एक साथ करा गया। 1921 में नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। 1955 में इस बैंक का नाम रखा गया एसबीआई बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई सन 1955 को राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। दूसरे, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, और हाँ एक बात और, वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार जी हैं। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा और आपको बता दें, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये उस समय की कहानी है जिस समय भारत में पूर्णतः अंग्रेजों का वर्चस्व था, अंग्रेजों का राज था। सन 1894 से पहले भी भारत में बहुत सारे बैंक खुले, जैसे कि 1870 में भारत का सबसे पहला बैंक खुला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि लगभग असफल रहा। उसके बाद बहुत सारे बैंक ऑफ खुले, लेकिन यहाँ पे एक बैंक खुला पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। इस बैंक की खास बात ये थी कि ये बैंक पूर्णतः भारतीयों के पैसे से निर्मित था। इसमें 1 भी % की भागीदारी अंग्रेजों द्वारा नहीं थी। इसके वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो SS मल्लिकार्जुन राव जी हैं, जिन्हें 10 अक्टूबर 2019 से कार्यभार दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष। देखिए, केंद्रीय फिल्म बोर्ड प्रसारण के अध्यक्ष, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि फिल्म देख के मेरा मन फूल गया, मन जोश में भर गया, यानी कि आप याद रख सकते हैं कि फिल्म देख के मन जोश में आ गया, यानी कि मेरा मन फिल्म देख के प्रसन्न हो गया। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष, यानी कि फिल्म देखकर मेरा मन वह लालायित हो उठा, मेरा मन प्रसन्न हो उठा, इसका मतलब प्रसन्न जोशी, मेरा मन प्रसन्न हो गया। आगे चलते हैं, कैबिनेट सचिव, इसे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखो, कैबिनेट सचिव यह भारत सरकार में 11वां सबसे बड़ा पद होता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि वर्तमान में प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं। मैं आपको बता दूं, मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, होते तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही बता रहा हूं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री कुछ कम होते हैं, राज्य मंत्री थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री होते क्या है? जो मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होगा वो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। बस आप इतनी बात याद रखोगे, ठीक है भैया, ये बात आप ध्यान रखना। कैबिनेट सचिव वर्तमान समय में प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं, और सबसे बड़ी खास बात जो है यह 11वां सबसे बड़ा पद भी है। आगे चलता हूं, आगे देखते हैं विदेश सचिव, ये आपको याद रखने हैं। विदेश, जब कोई आदमी विदेश में जाता है तो उसे हर्ष होता है कि मैं विदेश में जा रहा हूं, मैं घर से बाहर जा रहा हूं। यहां तक कि छोड़िए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है तब उसे खुशी होती है, यहां तो आप विदेशों में जा रहे हो। जब आप विदेश में जाओगे तो यानी कि हर्ष हो गया। हर्षवर्धन जी आपने याद रखना है, जिन्हें अभी नॉमिनेट किया गया है। सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सचिव होते हैं इन सभी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर सचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का ही होता है। बाकी ये आपको याद ही करने होंगे। वित्त सचिव राजीव कुमार जी, गृह सचिव राजीव गौबा जी, और रक्षा सचिव आपके अजय कुमार जी। ये आपको, चाहे आप इन्हें किसी भी तरीके से याद कीजिए, ये आपने याद करने ही पड़ेंगे। आगे देखो, थल सेना, इसे थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन की जगह 10-12 क्वेश्चन बता देता हूं, और यहां से उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप ये मत रखिए कि थल सेना अध्यक्ष वर्तमान समय में आपका, आपसे पहले जो थे उनका मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हें याद तो आपने रखना ही रखना है। ये तो करंट के सवाल हैं। लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले कि इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1895, लेकिन जिस समय भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी के पश्चात सन 1947 के बाद जो इसके प्रथम चीफ इन कमांडर बनाए गए, इनका नाम था जनरल करियप्पा। इन्होंने ही जिस समय भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना की कमान संभाली थी। तो ये सवाल 2-3 बार आ चुका है कि जिस समय पाकिस्तान से भारत का प्रथम युद्ध हुआ था उस युद्ध के चीफ एंड कमांडर भारत की तरफ से किसे बनाया गया था? तो जनरल करियप्पा जी को बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। वायुसेना, पाइए,
वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 1932 में इसकी स्थापना हुई और आज़ादी से पहले इतना वर्चस्व इनका नहीं था और तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के पश्चात इनका नाम चेंज करके एयरफोर्स रख दिया गया और वर्तमान समय में जो इनका हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम RS भदौरिया जी है। आगे चलते हैं नौसेना। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। भारतीय समुद्री स्थल पर यदि कोई भी गतिविधि होती है तो वो नौसेना द्वारा ही देखी जाती है। अब वर्तमान समय में जो इनके अध्यक्ष हैं वो करमबीर जी हैं। आगे देखते हैं भाई, ITBP से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय तिब्बत पुलिस जो होती है, यानी कि भारत और चीन या तिब्बत, बांग्लादेश, इन सभी बॉर्डरों पे मैंने आपको 5-6 सेनाओं के नाम लिखे हैं। ITBP, IBP, CRPF, ITBP और आपका SSB। इन सभी के आपको चारों के याद करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाता IB के प्रमुख अरविंद कुमार जी हैं और जिसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 को की गई थी। CBI के वो तो आपको याद करना ही करना है, लेकिन करंट के साथ अगर हमें एक क्वेश्चन और फालतू मिल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूं, देखो अगर आपने ये कर लिया, ऋषि कुमार शुक्ला जी CBI के अध्यक्ष हैं, और अगर कल किसी कारणवश ये पूछ लिया कि हम CBI दिवस किस दिन मनाते हैं, 1 अप्रैल को, यहाँ 23 दिसंबर को, यहाँ 27 जुलाई को, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं बचता है। आगे चलते हैं, ITBP हो गया, ये चीज़ हो गई। चलो आगे देखते हैं, इंडिया हॉकी के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद जी, रो के प्रमुख सामंत गोयल जी, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। RBI के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और तब से लेकर अब तक इसमें कुल 25 व्यक्तियों को गवर्नर बनाया गया है। आज़ादी से पहले जिस समय इस बैंक की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1935 में हुई थी, तब इसके अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ को बनाया गया था और आज़ादी के पश्चात इसके प्रथम गवर्नर अध्यक्ष या गवर्नर के रूप में CD देशमुख जी को बनाया गया था। उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों आपको समझ में आ रहा होगा। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी, ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपका विनोद कुमार यादव जी। इन्हें आप याद करेंगे सभी को। उम्मीद करता हूं ये करंट के साथ साथ मेरा स्टैटिक जीके का तरीका आपको समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, कोई गलती होगी उसके लिए क्षमा याचना, और उम्मीद करता हूं कि क्लास से आप कुछ अपनी तैयारी और बेटर बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।